A very warm welcome to everyone. In today's video, we are going to discuss about Lamarckism. Lamarckism टॉपिक CSIR नेट लाइफ साइंस के यूनिट 11 का एक टॉपिक है। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे लैमार्किज्म और उसके बाद देखेंगे नियो लैमार्किज्म, क्योंकि जो नियो लैमार्किज्म है वो लैमार्किज्म से ही डेराइव्ड है और लैमार्किज्म थ्योरी का इससे ज़्यादा साइंटिफिक नेम होगा थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। अब फर्स्ट स्लाइड में हमारे पास लैमार्क का इंट्रोडक्शन है। तो लैमार्क वॉज अ फ्रेंच नेचुरलिस्ट, बायोलॉजिस्ट एंड अ सोल्जर। ही वॉज द फर्स्ट वन टू गिव द आइडिया ऑन बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। तो लैमार्क के टाइम तक जब तक वो थे तो क्या चल रहा था कि लोग ऐसा सिर्फ सोचते थे कि लाइफ ओरिजिनेट कैसे हुई, कैसे फर्स्ट लाइफ की कोई फॉर्म आई और कैसे वो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो गई। अगर हम अपने आसपास देखें तो इतनी सारी वैरायटीज़ है, चाहे वो फ्लावर हो या एनिमल्स हो या इंसेक्ट्स हो या फिर वो कुछ भी हो, मतलब बहुत सारी स्पीशीज़ हैं। तो कैसे हुआ ये सब? तो लैमार्क अपने टाइम के फर्स्ट थे जिनने सबसे पहले थ्योरी दी थी बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की, और इसी की वजह से उन्हें अब जाना जाता है। उनने अपनी थ्योरी को नाम दिया था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, और उनने अपने इस थ्योरी की आउटलाइन पब्लिश करी थी 1809 में एक बुक कॉल्ड फिलॉसफी जूलॉजिक में। अब जैसा कि मैंने वर्ड यूज़ किया बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, तो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म चेंजेस ओवर टाइम। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन स्पेसिफिकली अगर हम बोले तो ये एक प्रोसेस है जिसकी वजह से जो एक स्पीसीज़ है वो किसी और स्पीसीज़ में कन्वर्ट हो गई या एक स्पीसीज़ से दो स्पीसीज़ हो गई। मतलब क्या हुआ, एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे एक ऑर्गेनिज्म टाइम के साथ चेंज हुआ। इट एम्स टू डिस्कवर द हिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड कॉजेज ऑफ डाइवर्सिटी अमंग ऑर्गेनिज्म। और बायोलॉजिकल एवोल्यूशन का मेन मोटिव है हिस्ट्री डिस्कवर करना कि सबसे पहले लाइफ फॉर्म जो एग्जिस्ट करी थी वो कैसी थी, अब कैसे है, और इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी ऑर्गेनिजम्स में कैसे आई। जो लैमार्किज्म थ्योरी थी वो दो प्रिंसिपल्स पे बेस्ड थी। द फर्स्ट प्रिंसिपल वाज यूज एंड डिसयूज एंड सेकेंड प्रिंसिपल वाज इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। यूज एंड डिसयूज प्रिंसिपल में ऐसा कहा गया था कि दिस स्टेट्स दैट parts of the body that are used extremely become larger and stronger while not used become degenerated। यूज एंड डिसयूज में ऐसा होगा कि लैमार्क ने कहा था कि हमारी बॉडी के जो पार्ट एक स्पेसिफिक टाइम से, मतलब काफ़ी पुराने टाइम से हम यूज़ करते आ रहे हैं, वो और ज़्यादा लार्ज और स्ट्रोंगर ग्रो कर जाएंगे, और जो ऐसे पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के जिनका हम यूज़ नहीं कर रहे हैं वो अपने आप ही डिजनरेट हो जाएंगे। अब इसका सेकेंड प्रिंसिपल है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। इट स्टेट्स दैट एन ऑर्गेनिज्म कैन पास इट्स एक्वायर्ड कैरेक्टर्स टू ऑफस्प्रिंग। इसका मतलब है कि अगर कोई एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म है, उसने अपने लाइफ टाइम में अगर कोई कैरेक्टर एक्वायर्ड किया है तो वह उस एक्वायर्ड कैरेक्टर को भी अपनी आने वाली ऑफस्प्रिंग को पास करेगा। और इस थ्योरी के और भी काफ़ी पोस्टुलेट्स थे जो कि ये हैं, इफ़ देयर इज़ अ कॉन्टिन्यूस यूज़ ऑफ एन ऑर्गन देन इट विल ग्रो बेटर एंड इट इज़ नॉट यूज देन इट मे लॉस्ट और डिजनरेटेड। ये सही वही सेम टू सेम बात है जो कि यूज़ एंड डिसयूज़ के प्रिंसिपल में थी कि अगर बॉडी का कोई एक पार्ट रेगुलर यूज़ में है तो वो लार्ज और बेटर ग्रो कर जाएगा, और अगर नहीं है तो वो डिजनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो पोस्टुलेट है वो ये है कि चेंजेस इन एनवायरनमेंट लेड टू न्यू नीड्स इन ऑर्गेनिज्म, कि जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होगा तो उस एनवायरनमेंट चेंज की वजह से एक ऑर्गेनिज्म में काफ़ी सारी न्यू नीड जनरेट होंगी। In order to overcome this need, an organism may develop new organ or improve the previous ones। और उसी नीड को फुलफ़िल करने के लिए, मतलब खुद को एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट करने के लिए जो ऑर्गेनिज्म है उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, या तो कोई वो न्यू ऑर्गन डेवलप होगा या तो जो ऑर्गन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है वो और ज़्यादा बेटर ग्रो कर जाएगा।
these changes will get inherited in upcoming generations। और इसके बाद लेमार्क ने ये पॉइंट ऐड किया कि ये जो चेंज आएगा, जो नीड में एडप्ट करने के लिए एनवायरनमेंट के साथ जो चेंज आएगा, वो एक से दूसरी जनरेशन में पास होगा। अब हम इसके कुछ एविडेंस देखते हैं। सबसे फर्स्ट एविडेंस हमारे पास है केव फिशेस। केव फिशेस, जैसे नाम से पता लग रहा है कि ऐसी फिशेस जो हमेशा केव में रहती हैं, यानी गुफा में। तो गुफा में बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, और अगर अंधेरा बहुत ज़्यादा है तो आइज़ भी कितनी भी चाहे वो कितने अच्छे हों, वो अच्छे से वो देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे अंधेरा बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी वजह से केव फिशेस लेमार्क के अकॉर्डिंग उसकी थ्योरी में एक सेट हो रही थी, क्योंकि जैसे जैसे केव फिशेस की आगे आने वाली जनरेशन्स आई तो ये देखा गया जो केव फिशेस की जो आइज़ थी वो अपने आप डिसअपीयर हो गई। और उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है लॉस ऑफ लिम्स इन स्नेक। लेमार्क ने कहा था कि जो स्नेक की जो प्रीवियस जनरेशन है उनके पास लिम्स थे, लेकिन जैसे जैसे आगे जनरेशन बढ़ी और स्नेक ने अपने लिम्स का यूज़ करना बंद किया, वैसे स्नेक्स के लिम्स रीजनरेट हो गए और वो सिर्फ क्रीपर्स की तरह एक्ट करने लगे। नेक्स्ट जिराफ का एग्जाम्पल तो हम सब ने सुना ही है कि ऐसा कहा लेमार्क ने कि जो जिराफ थे वो सबसे पहले ग्रास खाते थे और ट्रीज़ की जो लीव्स थी वो खाते थे, पर धीरे धीरे करके जब जो सब तरीके से उनका खाना ख़त्म होने लगा तो वो ट्रीज़ की जो ऊपर प्रेजेंट होती है लीव्स, उन लीव्स पे फीड करने लगे, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे अपनी नेक को स्ट्रेच करते थे और उनका ये कैरेक्टर जनरेशन टू जनरेशन पास होता रहा, जिसकी वजह से जो आज जिराफ हम देखते हैं वो लॉन्ग नेक होती है। ठीक है। अब क्योंकि अगर कोई भी थ्योरी आती है तो उसके साथ उसके सारे बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी होते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके से बहुत सारे साइंटिस्ट उसको अपोज करते हैं, या कोई ऐसा पॉइंट होता है जो हमको नहीं पता चल पाता है तो उनके अगेंस्ट पॉइंट उठाए जाते हैं। ऐसे लेमार्क ने जो थ्योरी दी उसके भी बहुत सारे क्रिटिसिज्म थे, जिसकी वजह से ये थ्योरी एक्सेप्ट नहीं की गई। और उनकी जो थ्योरी का सबसे बड़ा जो क्रिटिसिज्म था वो दिया था ऑगस्ट वाइजमैन ने। उनने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था जर्म प्लाज्म थ्योरी, या फिर थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। इस थ्योरी में उनने बताया था कि जो एक प्लांट होता है या एनिमल होता है उसमें दो तरीके के प्लाज्म देखे जाते हैं। एक जो उसकी रिप्रोडक्टिव सेल से रिलेटेड होता है जिसे हम बोलते हैं जर्म प्लाज्म, और एक दूसरा जो उन सेल्स में प्रेजेंट होता है जो कि रिप्रोडक्टिव सेल्स में एंगेज नहीं है। तो इसे शो करने के लिए उनने क्या किया, उनने एक एक्सपेरिमेंट किया। उनने अपने एक्सपेरिमेंट का स्पेसिमेन लिया था रैट को। तो उनने रैट की टेल काटी कॉन्टीन्यूसली 22 जनरेशन्स तक, और इन 22 जनरेशन्स के बाद भी कभी भी जो रैट की जो आगे आने वाली जनरेशन थी वो टेललेस प्रोड्यूस नहीं हुई। तो इसी थ्योरी से उनने ये कहा कि अगर जो मतलब एक्वायर्ड कैरेक्टर अगर ट्रांसमिट होते हैं तो आगे आने वाली रैट की जो जनरेशन्स थी उनकी भी टेल नहीं होनी चाहिए थी, पर वो थी। इस क्रिटिसिज्म का जवाब लेमार्क नहीं दे पाए। अब क्योंकि जो लेमार्क के कुछ थ्योरी के ऐसे भी पॉइंट थे जो कि वैलिड थे और जो माने जाने चाहिए, तो उन्हीं थ्योरी को लेमार्क की थ्योरी को मॉडिफाई किया गया और उसका नाम दिया नियो लेमार्किज्म। नियो स्टैंड्स फॉर न्यू। ठीक है। और नियो लेमार्किज्म के कुछ प्रिंसिपल थे जो थे नॉट बेस्ड ऑन यूज़ एंड डिसयूज़, यानी नियो लेमार्किज्म यूज़ एंड डिसयूज़ के पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करती थी। मतलब नियो लेमार्किज्म के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होता कि अगर कोई एक ऑर्गन स्पेसिफिकली यूज़ किया जा रहा है तो वो ज़्यादा मतलब इवॉल्व हो जाएगा। ठीक है। इसका एग्ज़ाम्पल है ले अगर हम ह्यूमन का, तो ह्यूमन की जितनी भी जनरेशन्स है वो अपनी हर जनरेशन में आइज़ का यूज़ कर रहा है देखने के लिए, पर तब भी आइज़ में कोई ऐसी स्पेसिफिक एवोल्यूशन शो नहीं किया, बल्कि काफ़ी सारे केसेस में आइज़ में डिफेक्ट देखने को मिला। ओनली कैरेक्टर्स ऑफ जर्म सेल विल पास ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसे कहा गया कि हर एक्वायर्ड कैरेक्टर आगे आने वाली जनरेशन में पास नहीं होगा, और जो कैरेक्टर जर्म प्लाज्मा में प्रेजेंट है सिर्फ वही नेक्स्ट जनरेशन तक जाएंगे, नॉट बेस्ड ऑन एनी वाइटल फोर्स। और
एक नीड के अकॉर्डिंग जब एक ऑर्गेनिज्म खुद को मॉडिफाई करेगा तो उसके लिए उसकी कोई वाइटल फोर्स इन्वॉल्व नहीं होगी। वाइटल फोर्स क्या था, लेमार्क ने बताया था कि जब भी कोई नई नीड जनरेट होगी एनवायरनमेंट में और उसके अगेंस्ट कोई भी ऑर्गन डेवलप करेगा या ग्रो होगा तो उसे ग्रो करने के लिए उस ऑर्गेनिज्म में एक वाइटल फोर्स होगी। लेकिन नियो लेमार्किज्म के अकॉर्डिंग लेमार्क के इस पॉइंट को डिस्कार्ड कर दिया गया था। थैंक यू।